नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह लेखपाल के सामान्य अध्ययन सीरीज का छठा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग 2018 की आई रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या का आरोही क्रम को चुनें। यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है, इनमें आपको बाघों की संख्या का आरोही क्रम पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। 2018 के आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों जो संख्या थी वह कुल 2967 बाघ पाए गए थे, जिनमें सबसे अधिक बाघ जो है वह मध्य प्रदेश में पाए गए थे और मध्य प्रदेश में बाघ जो संख्या है वह कुल 526 है। दूसरा स्थान कर्नाटक का आया था। कर्नाटक में बाघों जो संख्या प्राप्त हुई थी वह 524 है। उत्तराखंड में बाघों जो संख्या है वह 442 बाघ पाए गए थे और महाराष्ट्र में कुल 312 बाघ पाए गए थे। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और प्रत्येक वर्ष जो है विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? मिस्र, अमेरिका, कनाडा या श्रीलंका? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य जो बना है वह मिस्र बना है। और इससे पहले जो है सितंबर 2021 में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे जो है इसके सदस्य बने हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो प्राचीन पुराना नाम था वह ब्रिक्स बैंक था और इसमें जो है कुल 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यह 5 देश जो है वह ब्रिक्स के अंतर्गत आते हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 15 जुलाई 2014 को हुई थी। 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह संघई में है। संघई में है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सा सुमेलन सही नहीं है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, अनुसूचित जनजातियाँ अनुच्छेद 320, वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध अनुच्छेद 360, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजातियों का जो संबंध है वह अनुच्छेद 320 से ना होकर वह 342 से है। आर्टिकल 320 जो है यह संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। बाकी सभी जो अनुच्छेद हैं वह सुमेलित हैं कि राज्य महाधिवक्ता जो है आर्टिकल 165 से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल के बारे में जो उपबंध है वह 360 में है और धन विधेयक जो परिभाषा है वह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे 4 महाद्वीप दिया गया है, इनमें आपको क्षेत्रफल के घटते क्रम में जो है वह सजाना है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह आपका एशिया है, इसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका आता है और अंत में जो है वह दक्षिणी अमेरिका आता है। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होता है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह आपका एशिया है, इसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका और अंत में है दक्षिण अमेरिका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है? 6, 8, 10 या 12? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 10। भारत के 10 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। एक तमिलनाडु का कोवलम तट है और दूसरा जो है पुडुचेरी का ईडन तट है।
और यह जो है ब्लू फ्लैग का जो दर्जा प्राप्त होता है यह फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन जो डेनमार्क में स्थित है इसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है। तो भारत में कुल समुद्री तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग का दर्जा प्राप्त हुआ है, उनकी संख्या वह कुल 10 है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शनि, वरुण या बृहस्पति? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी शनि। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह शनि है। शनि के पास कुल 82 उपग्रह हैं। पहले सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह था वह बृहस्पति था। बृहस्पति के पास कुल 79 उपग्रह हैं और 2019 में 20 उपग्रह खोज लिए गए शनि के, इसलिए जो है इसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो गई। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से नई तालीम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने जो है नई तालीम का सिद्धांत दिया था। और गांधी जी कहते थे शिक्षा के बारे में कि करके सीखने का जो सिद्धांत है उसका जो है उसको जो वरीयता देते थे गांधी जी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं हुआ? आपको पहचानना है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, कानपुर नाना साहब, बिहार कुंवर सिंह, इलाहाबाद खान बहादुर खान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, इलाहाबाद का जो नेतृत्व किया था वह खान बहादुर खान ने ना करके जो है वह लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली जो है वह इलाहाबाद का नेतृत्व किए थे और खान बहादुर खान जो है वो बरेली का नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस वायसराय के टाइम में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? नरौरा, तारापुर, रावत भाटा या कुडनकुलम? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी तारापुर में। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह जो है वह 1969 में तारापुर, यह महाराष्ट्र में स्थित है, स्थापित किया गया था और यह जो है अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। नरौरा जो है परमाणु विद्युत गृह यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है। रावत भाटा यह आपके राजस्थान में है और कुडनकुलम जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, सैफाली वर्मा या स्मृति मंधाना? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, पूनम यादव जो है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर हैं और यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिला से संबंधित है, आगरा जिला संबंधित है। बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। तो अर्जुन अवार्ड 1961 से प्रदान किया जा रहा है। पहले इसके जो पुरस्कार राशि थी वह 5 लाख रुपए थी, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर वह 15 लाख रुपए कर दी गई है अर्जुन पुरस्कार राशि की। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ढेबर आयोग, कालेकर आयोग, खेर आयोग या राजमन्नार आयोग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग ने जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने गाया था? सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुब्बुलक्ष्मी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, सुब्बुलक्ष्मी ने जो है 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जनगण मन और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत को गाया था। बात करते हैं सुब्बुलक्ष्मी के, तो इन्हें जो है 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया था सुब्बुलक्ष्मी जी को। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। गैंडा परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1987, 1965, 1956 या 1996? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, 1987 में
गैंडा परियोजना प्रारंभ हुई थी। और वर्तमान में जो है असम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह जो है गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। केला महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ? प्रयागराज, वाराणसी, रायबरेली या कुशीनगर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, कुशीनगर में केला महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। और यह जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किया गया था। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो शुरुआत हुई थी वह सन 2018 में हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने अपने ज़िले का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन आपके ज़िले में कौन सा प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत दिया गया है। अब बात करते हैं कुशीनगर की। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट जो है लोकार्पण हो चुका है कुशीनगर एयरपोर्ट का। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? कांकड़ी, तोल, पण या दिनार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पण। मौर्य समाज में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम पण था। और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या क्लोरोफिल से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जल प्राप्त होता है हमें वह पानी से प्राप्त होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो सूत्र होता है वह 6CO2 प्लस 12H2O, यह आपका C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O होता है। कभी कभी यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा सकता है, किसी को यह ब्लैंक कर देगा, वह आपको फिल करना होगा। तो यह जो सूत्र आप लोग देख लीजिए, 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू जो है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O होता है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। आपको बताना है कि यह जो राजधानी है बुडापेस्ट, यह किस नदी के तट पर स्थित है? स्वान, शिकागो, डेन्यूब या सीन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, डेन्यूब। बुडापेस्ट जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है और बुडापेस्ट यह हंगरी की राजधानी है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। नवपाषाणिक स्थल गुफकराल कहाँ स्थित है? हस्तिनापुर में, गुवाहाटी में, बस्तर में या जम्मू कश्मीर में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। नवपाषाणी जो स्थल गुफकराल है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ से गेहूँ, जौ और अरहर के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गुफकराल से। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ भारत के संविधान के लक्षण है और किस देश से लिया गया है उसमें आपको पहचानना है। एकल नागरिकता ब्रिटेन, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, आपात उपबंध जर्मनी, मूल अधिकार रूस। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, मूल अधिकार जो है वह रूस से नहीं लिया गया बल्कि यह अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य वह रूस से लिया गया है और मूल कर्तव्य की जो संख्या है वह कुल 11 है। और मूल अधिकार आपके कितने हैं वर्तमान में? कुल 6 मूल अधिकार वर्तमान में है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लो। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 41, 25, 32 या 29? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, 29। अजंता में वर्तमान में कुल 29 गुफाएं हैं और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया है अजंता की गुफा को। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 82, 86, 90 या 92? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 90। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो है भारत की जो रैंकिंग है वह 90 है और पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है
इससे पहले भारत की जो रैंकिंग जारी किए गए थे उसमें 84 भारत के रैंकिंग थे। 6 स्थान को जो है भारत को नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है? श्रीनगर, कुलगम, अनंतनाग या बारामूला? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी बारामूला। अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर जो है यह एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है और यह बारामूला के गुलमर्ग में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यह अभी UPTSS जो PET हुआ था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 2022 में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इटली, UK, मिस्र या जापान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मिस्र। 2022 में होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी यह मिस्र करेगा। अभी हाल ही में जो है COP26 हुआ है, यह ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो में COP26 हुआ। COP26। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तबकात-ए-नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। आपको बताना है यह किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, अरबी, संस्कृत या उर्दू? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए फारसी में। तबकात-ए-नासरी जो रचना है वह मिनहाज उस सिराज ने की थी और यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का वर्णन है और यह जो पुस्तक है तबकात-ए-नासरी यह नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश किसने की थी? कोठारी शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, हार्टोग आयोग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग ने जो है इसकी सिफारिश की थी और यह 1948 में की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।